नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम यूपीपीसीएस 2021 एग्रीकल्चर पेपर सेकंड इसको देखेंगे। किस तरीके से क्वेश्चन आए थे, क्या पैटर्न ऑलरेडी सबको मालूम ही होगा। जिनको नहीं मालूम है, 2 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, और हर एक सेक्शन से मिनिमम आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करने ही होते हैं, जिसमें हर एक सेक्शन में 4-4 क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम देखते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जनरली इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, 3-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15-15 और 10 नंबर के। एक क्वेश्चन 40 नंबर का होता है। तो सीड वाइबिलिटी टेस्ट कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट फॉर जर्मिनेशन टेस्ट। आपको बताना है कि क्या जो सीड वाइबिलिटी टेस्ट होता है वो सीड जर्मिनेशन टेस्ट का सब्स्टिट्यूट हो सकता है। और उसके अलावा डिस्क्राइब द टेट्राजोलियम टेस्ट फॉर टेस्टिंग द वाइबिलिटी ऑफ सीड। तो टेट्राजोलियम टेस्ट, जिसे हम बायोलॉजिकल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, उसकी कैसे करते हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग सीड क्वालिटी, अर्थात बीज की गुणवत्ता को कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये आप सबको मालूम होगा, लिखना था। डिस्क्राइब रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम दैट आर प्लेस टू इंश्योर सीड क्वालिटी, अर्थात जो सर्टिफिकेशन सिस्टम होता है, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड या ट्रूथफुल लेवल सीड्स, उन सब के लिए क्या क्या एक तरीके से होता है, और उनको डिस्क्राइब द रेगुलेटरी, उनको रेगुलेट कौन करता है। तो अगर रेगुलेटरी का मान लिया जाए तो इंडियन सीड एक्ट है, सीड एक्ट के अंतर्गत हम रेगुलेट करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका सीड इंस्पेक्टर होते हैं। जैसे अगर बात की जाए यूपी में, तो जिला कृषि अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, या अदर भी होते हैं। जैसे अभी एसटीए के पद आए थे, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए विकास शाखा। तो इसमें जिनका एक तरीके से डीओ कार्यालय में होगा, वो भी एक तरीके से सीड इंस्पेक्टर होते हैं, एसडीओ जो है। तो हालांकि मेजर रूप से अगर देखा जाए तो सीड रेगुलेटरी का जो काम होता है यूपी में, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे भी उसके बॉडीज अलग अलग होती हैं। तो वो रेगुलेट करती हैं, क्वालिटी मॉनिटर करती हैं, और उसके लिए डिफरेंट रेगुलेटरी मेजर्स बने हुए हैं, सीड एक्ट बना हुआ है। चलिए, ये तो अलग बात हो गई, बस आपको लिखना था वहाँ जो मेजर, डिस्क्राइब द रेगुलेटरी एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम। तो रेगुलेटरी सिस्टम के लिए थोड़ा बहुत अगर जानते हैं, इन सबको भी आप लिख सकते थे कि कैसे सीड एक्ट के अंतर्गत सीड इंस्पेक्टर होते हैं, और स्पेसिफिक क्योंकि यूपी का पेपर है तो यूपी में आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, व्हाट डू यू मीन बाई एपोमिक्सिस क्या होता है, सेक्सुअल एसेक्सुअल, उसके डिफरेंट टाइप और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बात करें हम, एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो यहाँ सेग्रीगेशन के बारे में और उसके सूटेबल एग्जाम्पल से आपको डिस्क्राइब करना था। म्यूटेशन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस म्यूटेशन में अंतर क्या है, इसको लिखना है। और ब्रीफ द रोल ऑफ म्यूटेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो जो म्यूटेशन का क्रॉप इम्प्रूवमेंट में, अगर क्रॉप इम्प्रूवमेंट के दृष्टिकोण से हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड देयर वैराइटीज आर रिलीज बाय म्यूटेशन। तो कह सकते हैं जैसे आपका राइस में है, मैंगो है, या अदर्स काफ़ी वैराइटियाँ हैं जो म्यूटेंट हैं और काफ़ी बेनिफिशियल। तो इनके बारे में, ट्रांसपायरेशन इज द नेसेसरी इविल, ये जस्टिफाई है, आपको जस्टिफाई न्यायोचित ठहराना है कि हाँ ट्रांसपायरेशन, भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम देखें, अगर पौधे में ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा। जबकि ट्रांसपायरेशन होता है तो ये सबको मालूम है कि उससे वाटर लॉसेज होते हैं। इवापोरेशन अलग बात हो गई और ट्रांसपायरेशन अलग है। तो एक तरीके से आवश्यक बुराई है, इसको जस्टिफाई करना है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा अपने लिखना की ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो गिव द ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट अप्रोच। भाई पॉपुलेशन इम्प्रूवमेंट के कौन कौन से अप्रोच हैं, तरीके हैं, उनके बारे में। तो ये एक बहुत टिपिकल नहीं है। और इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, तो जैसे आपका पेडिग्री सिलेक्शन या बैक क्रॉस मेथड या डिफरेंट जो भी मेथड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स में लिखने की ज़रूरत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का बी देखें अगर हम, 3 का बी,
या ब कह सकते हैं, जो भी कहें। तो जल के अवशोषण की प्रक्रिया एवं अवशोषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, अर्थात एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब देखिए, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपायरेशन, ये सारे अलग अलग पार्ट होते हैं। एब्जॉर्प्शन कैसे, पैसिव, एक्टिव, इस तरीके से, और उनको कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई, वाटर अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, रूट, डिफरेंट सॉइल टेक्सचर, ये सारे कई फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन को। तो इन सब के बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप, अर्थात घरेलूकरण क्या होता है, डिस्कस ब्रीफ डोमेस्टिकेशन सिंड्रोम्स। तो उनके बारे में BD सिंह की बुक से डायरेक्ट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रांसग्रेसिव सेग्रीगेशन क्या होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट सेल में क्या अंतर होता है, सीड प्लॉट टेक्निक एंड पोटैटो सीड प्रोडक्शन, इसमें क्या अंतर है, इन सब के बारे में। अंतर क्या, शॉर्ट नोट्स यहाँ पूछा गया है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होते हैं शॉर्ट नोट्स में। एंड कोडोमिनेंस सुपर डोमिनेंस, तो इसके बारे में लिखना है एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। 4 का बी जो है, डिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ बैक क्रॉस मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ ए डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन, ये भी एडिशन डायरेक्ट मिलेगा, बैक क्रॉस मेथड्स को कैसे यूज करते हैं और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स पे भी आपको डिस्कशन करना है। तो देख सकते हैं काफ़ी ये अगर हम दिखाएं, अगर प्रोसीजर पूरा जो आप टेबल बनाएंगे बैक क्रॉस डोमिनेंट जीन का, तो वो काफ़ी, और उसके डीमेरिट्स मेरिट्स लिखना, तो काफ़ी टिपिकल, काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत होती है अगर आपको आंसर आ रहा है। राइट द एसे ऑन सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स नोड्यूल्स। भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरीके से करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के, राइजोबियम जाफोनिकम, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम, तो डिफरेंट है। और इसके बारे में आपको इससे लिखने की, निबंध लिखना है। अब निबंध किस तरीके से लिखा जाता है ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहेंगे सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं, लिस्ट द 5 मेन ग्रुप ऑफ नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, राइट द नोट्स ऑफ डिस्कवरी फिजियोलॉजिकल। अर्थात प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अगर बात की जाए तो वो दो तरीके के कह सकते हैं आप, ग्रोथ प्रमोटर एंड ग्रोथ रिटार्डेंस या चेकर। एंड जो नेचुरल प्लांट ग्रोथ, ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन सब में उनमें से किसी एक की डिस्कवरी, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन, उसका हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में क्या एप्लीकेशन है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक रिस्पायरेशन, डिस्कस मैकेनिज्म इन डिटेल्स। एरोबिक रिस्पायरेशन होता क्या है, उसके क्या मैकेनिज्म है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में लिखने की ज़रूरत है। एंड डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, एंजाइम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये भी एक सिंपल सा उनका तैन का ही कह सकते हैं। 6 का अगर देखे जाए तो टोमेटो के कल्टीवेशन के बारे में, उसकी इम्प्रूव वैरायटी, हाइब्रिड वैरायटी, नर्सरी मैनेजमेंट, तो ये भी काफ़ी सिंपल है। इरिगेशन, इंसेक्ट पेस्ट डिजीज, तो टोमेटो की खेती जनरली बहुत टिपिकल नहीं है। हार्वेस्टिंग एंड यील्ड एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, अब ये एक एडिशनल हो सकता है कि टोमेटो में कैसे हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मीन्स टोमेटो केचप, टोमेटो सॉस, टोमेटो पूरीज, डिफरेंट टाइप के हमारे प्रोडक्ट जो हैं वो टोमेटोज के बनते हैं, तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के रूप में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, जो मुझे लगता है थोड़ा सा अलग तरीके का दिया गया है, लेकिन हाँ सारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं और अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं। किचन गार्डन का लेआउट प्लान तैयार करते समय किन किन सामान्य विशेषताओं सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए भाई। व्हाट इज द जनरल फीचर्स आर प्रिंसिपल फॉलो बाय प्रिपेयरिंग लेआउट ऑफ किचन गार्डन, तो किचन गार्डन होता क्या है और किचन गार्डन के लिए आपको कितनी जगह चाहिए, अगर 5 सदस्यों का परिवार है तो उसके लिए कितना चाहिए, ये जनरली MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उत्तर भारत में, मेजरली उत्तर भारत का मतलब ये है कि यूपी के रेफरेंस में आपको शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में उगाने के लिए रसोई उद्यान के लिए उपयुक्त सब्जियों की फसलों और उनकी किस्मों का नाम दीजिए, अर्थात कौन सी फसल और उसकी कौन सी वैरायटी। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम किचन गार्डनिंग करते हैं भाई, टोमेटो हो गया, ब्रिंजल्स हो गए, चिली, साथ ही साथ हम अगर देखते हैं कि कुकुम्बर हो गया, बॉटल गार्ड, पम्पकिन, रिज्ड गार्ड, तो अब इनको कौन से किस सीजन में रहेगी हमारा, अगर हम टोमेटो या हम कुछ पूषा सदाबहार इस तरीके से कोई
थ्रू आउट ईयर वाली, तो इस तरीके से भी कुछ कर सकते हैं। तो ये आपको लिखना था। तो ये अगर कोई लिखेगा, एक तरीके से नया क्वेश्चन नए तरीके से पूछा गया है, लेकिन काफ़ी टफ नहीं है, अच्छा पेपर है, इसको लिखा जा सकता था। राइट डाउन डिफरेंट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड एम्प्लॉय फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। भाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अब अगर हम बात करें तो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल प्रोपोगेशन, तो एसेक्सुअल अर्थात वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अगर हम बात करते हैं तो विनिये ग्राफ्टिंग, कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, डिफरेंट टाइप। अब उसमें बस आपको चार्ट रूप में बना के देना है कि कटिंग, बडिंग, लेयरिंग, ये भी जो है। अब कटिंग में विनियर ग्राफ्टिंग या कितने तरीके के हो सकते हैं, हार्डवुड, सॉफ्टवुड, सेमी हार्डवुड, उसके एग्जाम्पल्स कैसे करेंगे, थोड़ा सा विनियर ग्राफ्टिंग क्या है, मतलब ये सब कुछ बस चार्ट रूप में अगर बनाया कि उसकी एग्जाम्पल अच्छे तरीके से हॉर्टिकल्चर, कौन से हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट में क्या क्या करते हैं, तो बहुत अच्छे नंबर आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। बहुत अच्छा पेपर कह सकते हैं कि ये था। क्वेश्चन नंबर 7, गिव द पैकेज ऑफ कल्टिवेशन ऑफ आंवला विथ रेफरेंस ऑफ सॉइल क्लाइमेट इम्प्रूव वैरायटी। आंवला की खेती के बारे में, तो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स, या जिसे हम न्यूट्रिशनल वैल्यू, कभी कभी न्यूट्रिशनल वैल्यू की भी बात की जाती है। IPM क्या है, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, गिव द पैकेज प्रैक्टिसेज ऑफ मैंगो ऑर्चर्ड, अर्थात आम के बाग में कैसे आप IPM टेक्निक यूज करेंगे। तो IPM इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज द फास्फोरिलेशन एंड डिस्कस साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन। तो ये भी एक प्लांट फिजियोलॉजी का ही पार्ट है, टिपिकल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द ब्रीफ ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इम्पॉर्टेंट इन इंडिया। अब देखिए थोड़ा बहुत इस पर आप सभी को नहीं हो सकता कि व्हाट इज द PDS सिस्टम, तो आप सभी सब जानते होंगे PDS सिस्टम क्या है। PDS अर्थात एक तरीके से जो अभी आप सभी चाहे वो गांव हो या शहर में सब्सिडाइज वीट्स एंड कह सकते हैं कि पैडी या गेहूं और धान, या गेहूं धान क्या, गेहूं चावल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो यही क्या है, PDS सिस्टम है। और इसका इम्पोर्टेंस क्या है भाई, देखिए PDS सिस्टम का दो तरीके का इम्पोर्टेंस है। एक तो हम जो मेजर रूप से कह सकते हैं कि जो हमारा एक तरीके से पॉपुलेशन है, उनको हम फूड सिक्योरिटी उपलब्ध करा रहे हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स एक तरीके से हम खाद्यान्न की उपलब्धता दे रहे हैं। फर्स्ट प्रॉस्पेक्टिव ये हो जाएगा। एंड सेकंड प्रॉस्पेक्टिव एज ए फार्मर्स के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं PDS सिस्टम की वजह से ही MSP मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार करती है, और उस पर PDS सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही वो FCI और अदर के माध्यम से एक तरीके से किसानों से खरीदती है जो भी आपका धान और गेहूं होता है। तो कहीं ना कहीं किसान को भी ये इंश्योरिटी मिल रही है कि हाँ मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस ये है और इस पर आपका गेहूं धान जो है वो खरीद लिया जाएगा। और दूसरा जो पॉपुलेशन है जिसके पास खाद्यान्न की उपलब्धता अच्छी नहीं है, उनको फूड सिक्योरिटी भी उपलब्ध करा रही है। And explain the issue associated with PDS system in India and step to be taken to correct those issue। तो अब ये थोड़ा सा हम अगर बात करते हैं, क्योंकि आप सभी PCS मेन लिख रहे हैं और मुझे मालूम है कि आप सभी जो UP PCS का थर्ड पेपर एक तरीके से होता है, थर्ड जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जब हमने दिया था तो थर्ड पेपर में या सेकंड उसमें PDS सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ रहता है और इस पे काफ़ी कुछ चर्चाएं होती रहती हैं कि क्या PDS सिस्टम से लेके मतलब इशूज हैं। तो सबसे बड़ा इशूज अगर पहले देखा जाता रहा हो तो अगर आपका कार्ड एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से इशू, पहला इशू। दूसरा PDS सिस्टम में कोई एक तरीके से करप्शन, तो ये सारी काफ़ी पॉइंट्स थे। अब इसको कैसे करेक्ट किया गया है, तो PDS सिस्टम इंटीग्रेटेड कह सकते हैं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया है। आपका कार्ड कहीं भी हो उसके लिए अभी जैसे कहेंगे कि थंबनेल, अंगूठा लगा के आप ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसको और अच्छे तरीके से PDS सिस्टम को करना है तो जैसे ज़िले से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो इसमें हम जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन की निगरानी के लिए हम GPS या अदर कुछ ट्रैकिंग सिस्टम लगा सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर ऐसे हैं कि जो कि हम करेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको लिखने की, बस ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं, जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते थे, लिखे होंगे मुझे उम्मीद है। अगर नहीं है, जो पहली बार देख रहे हैं इस तरीके से पेपर आता है तो उसके लिए भी इस तरीके से तैयारी में वो अपने रखें। अब शार्ट नोट्स लिखना है। स्टोरेज ग्रेन पेस्ट ऑफ व्हीट एंड राइस,
और उनका 10 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए ये थोड़ा सा आपको कहीं किताबों में नहीं मिलने वाला है, ये नया कॉन्सेप्ट एफपीओ का आया है और देखिए क्वेश्चन डाल दिया गया है। जैसे अभी मैं ये आप सभी को जो भी फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं 2022-23 का पेपर देंगे, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि अब 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर था, लेकिन अभी गौ आधारित खेती जिस पे हमारे प्राइम मिनिस्टर और यूपी की अगर रेफरेंस की बात की जाए तो सीएम साहब बहुत ज़्यादा फोकस है। तो गौ आधारित प्राकृतिक खेती जिसमें आपका जीवामृत, बीजामृत एंड अग्नास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ये डिफरेंट टाइप का कह सकते हैं कि हैं जिनका यूजेज किया जा रहा है। तो इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आप सभी जान लीजिए कि जीवामृत होता क्या है, बीजामृत होता क्या है। अगर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। जैसे अभी यहाँ एफपीओ की बात कर दीजिए तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और इसके लिए अगर आप सभी को हम अभी इसके माध्यम से थोड़ा बहुत बताना ही चाहेंगे। देखिए ये एग्रीकल्चर स्कीम से पूछा गया है, तो करंट अफेयर्स कह सकते हैं, इससे आपको भी रहना होगा। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए मिनिमम 10 फार्मर्स चाहिए, उनके पैन कार्ड, उनका रजिस्ट्रेशन होता है, और ये जैसे एक कंपनी की तरह वो बनाते हैं। उनका एक मैंडेट होता है, कह सकते हैं कि उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो क्या करेंगे, और उसको तो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप सभी कहेंगे तो इस पर भी एक वीडियो क्या होते हैं, और उम्मीद हो सकता है कि हो, अगर नहीं होगा तो मैं इस टॉपिक पे भी आप सभी को वीडियो उपलब्ध करा दूंगा। नेक्स्ट वन, NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। तो ये क्या है, इसमें किस तरीके से सब्सिडाइज किया जाता है, क्या इसके बारे में, फोटो पीरियाडिज्म क्या है उसके बारे में लिखना है, मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ ओकरा, एंड नेक्स्ट वन जो लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है कि C4 प्लांट आर मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट, तो इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो ये हमारा पेपर हो गया। तो देखिए इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो पेपर जो ये बनाया गया है, मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई ना कोई जो पेपर सेट करने वाले थे वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के तो रहे होंगे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए एग्रीकल्चर स्कीमों का भी इन्वॉल्वमेंट उन्होंने किया है, कि NFSM योजना हो गई, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो गए। तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि कोई तमाम ऐसे IAS PCS होते हैं जो कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के होते हैं, जब वो पेपर सेट करेंगे इस तरीके से क्वेश्चनों को इन्वॉल्व किए करते हैं। तो पेपर जो भी एग्रीकल्चर से तैयारी करने वाले हैं, मैं ये कहता हूँ उनको 100% ही कि अगर उन्होंने BSc अच्छे तरीके से कर रखी है, जनरली उन्होंने एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, तो उन्हें एग्रीकल्चर को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लेना चाहिए, और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। तो चलिए किसी को अगर कुछ भी पूछना हो, कुछ भी इस तरीके से, तो वो एक नंबर है 72 33 82 30 39, शायद ये आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, तो वहाँ से भी आपको कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन। हमारी कोशिश रहती है कि हम आप सभी को इसके माध्यम से जो भी हैं उपलब्ध करा दें। साथ ही साथ एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से भी आप लिंक जुड़ सकते हैं। 72 33 82 30 39, इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर पे कॉल हमसे बात नहीं होगी, व्हाट्सअप करेंगे तो जब भी समय मिलेगा हम आप सभी को इस पर मैसेज